बायोग्राफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो आज हम जवाहरलाल नेहरू का बायोग्राफी कवर करेंगे। तो देखेंगे कि यह अपने जीवन में क्या क्या किए। तो सबसे पहले हम इसका डेट ऑफ बर्थ जान लेते हैं। अगर हम जन्मदिन का बात करें तो 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था। अगर हम इसका स्वर्गवास का बात करें तो स्वर्गवास इसका हुआ था 27 मई 1964 ईस्वी में। उसके बाद हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन में क्या क्या चीज़ प्राप्त किए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अपने जीवन में क्या क्या चीज़ प्राप्त किए हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू 1861 से लेकर 1931 तक एक धनी बैरिस्टर जो कश्मीरी पंडित थे। मोतीलाल नेहरू सारस्वत कौल ब्राह्मण समुदाय से थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। उनके माता स्वरूप रानी थुस्सू 1868 से लेकर 1938 तक जो लाहौर में एक बसी सुपरिचित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। मोतीलाल की दूसरी पत्नी थी, वह पहली पत्नी की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू के 3 बच्चे में से सबसे बड़े थे। इनमें बाकी 2 लड़कियां थीं। बड़ी बहन विजया लक्ष्मी बाद में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। सबसे छोटी बहन कृष्णा हठी सिंह एक उल्लेखनीय लेखिका बनी और उन्होंने अपने परिवारजनों से संबंधित कई पुस्तक लिखी। जवाहरलाल नेहरू की दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हीरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन में पढ़ता है उससे पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल व्यतीत किए, जिसमें वहाँ के फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित किया। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूलिंग में शामिल हो गए। राजनीतिक में उनकी असली शिक्षा 2 साल बाद 1919 में हुई, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण सवियन अभ्यागा आंदोलन के प्रति खास आकर्षित हुए। नेहरू ने महात्मा गांधी के उपदेशों के अनुसार अपने परिवार को भी ढाल दिया। जवाहरलाल और मोतीलाल नेहरू के पश्चिमी कपड़ों और महंगी संपत्ति का त्याग कर दिया। वे अब एक खादी कुर्ता और गांधी टोपी पहनने लगे। जवाहरलाल नेहरू ने 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और इस दौरान अपनी पहली बार गिरफ्तार किए। कुछ महीने बाद उन्होंने रिहा कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने शहर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 2 वर्ष तक सेवा की। 1926 में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से सहयोग की कमी और हवाला देकर त्यागपत्र दे दिया। 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। 1929 में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। उस सत्र में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया, जबकि मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही प्रभुत्व संपन्न राज्य का दर्जा पाने की मांग का समर्थन किया। मुद्दे को हल करने के लिए गांधी ने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि ब्रिटेन को भारत के राज्य का दर्जा देने के लिए 2 साल का समय दिया जाएगा और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रीय संघर्ष शुरू करेंगे। नेहरू और बोस ने मांग की इस समय को कम करके 1 साल कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। गांधी जी ने भी 1930 में सवियन अभ्यागा आंदोलन का आह्वान किया। आंदोलन खासा सफल रहा
और इसने ब्रिटिश सरकार को प्रमुख राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। जब ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम 1935 प्रख्यापित किया तब कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ने का फैसला किया। नेहरू चुनाव के बाहर रहे लेकिन जोरों के साथ पार्टी के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। कांग्रेस ने लगभग हर प्रांत में सरकारों का गठन किया और केंद्रीय असेंबली में सबसे ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की। नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1936 और 1937 में चुने गए थे। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया और 1945 में छोड़ दिया गया। 1947 में भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के समय उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ हुई वार्ताओं में महत्वपूर्ण भागीदारी की। ये रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। और इसके बाद हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के लिए क्या क्या किए। तो चलिए फिर देखते हैं। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार पटेल को सार्वत्रिक मत मिले। उसके बाद सार्वत्रिक मत आचार्य कृपलानी को मिले थे, किंतु गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। अंग्रेजों ने करीब 500 देशों रजवाड़ों को एक साथ स्वतंत्र किया था और उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी उन्होंने एक झंडे के नीचे लाना। उन्होंने भारत के पुनर्गठन के रास्ते में उभरी हर चुनौती का समझदारी पूर्वक सामना किया। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा निभाई। उन्होंने योजना आयोग का गठन किया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और 3 लगातार पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया। उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ। नेहरू ने भारत की विदेश नीति के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू ने जोसेफ बरोज टिटो और अब्दुल कलाम नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रचना की। वह कोरियाई युद्ध का अंत करने, सुएज़ नहर विवाद सुलझाने और कांगो समझौते का पूर्ण रूप देने जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में मध्यस्थ की भूमिका में रहे। पश्चिम बर्लिन, ऑस्ट्रेलिया और लाओस के जैसे कई अन्य विस्फोटक मुद्दे के समाधान में पर्दे में पीछे रहकर भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लेकिन नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। पाकिस्तान के एक साथ समझौते तक पहुंचने में कश्मीर मुद्दा और चीन के साथ मित्रता में सीमा विवाद रास्ते के पत्थर साबित हुए। नेहरू ने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। नेहरू के लिए यह एक बड़ा झटका था और शायद किंचित उनकी मौत भी इसी कारण से हुई। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं कि लेखन कार्य एवं प्रकाशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। समस्त राजनीतिक विवादों से दूर नेहरू जी निसंदेह एक उत्तम लेखक थे। राजनीतिक क्षेत्र में लोकमान्य तिलक के बाद जमकर लिखने वाले नेताओं में से वे अलग से पहचाने जाते थे। दोनों के क्षेत्र अलग है, परंतु दोनों के लेखन में सुसंबद्धता पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। नेहरू जी स्वभाव से ही स्वाध्यायी थे। उन्होंने महान ग्रंथों का अध्ययन किया था। सभी राजनीतिक उत्तेजनाओं के बावजूद वे स्वाध्याय के लिए रोज ही समय निकाल लिया करते थे। परिणाम स्वरूप उनके द्वारा रचित पुस्तक में एक अध्ययन पृष्ठ व्यक्ति की रचना होने की सहज प्रतीति कराते थे। नेहरू जी ने व्यवस्थित रूप से अनेक पुस्तकों की रचना की है। राजनीतिक जीवन में व्यस्त संघर्षपूर्ण दिनों में लेखन हेतु समय नितांत अभाव का हल उन्होंने यह निकाला कि जेल के लंबी नीरस दिनों को सर्वजनात्मक बना लिया जाए।
इसलिए उनके अधिकांश पुस्तक जेल में ही लिखी गई है। उनके लेखन में एक साहित्यकार के प्रबंध तथा इतिहासकार की खोजी हृदय को मिला जुला रूप सामने आया है। इंदिरा गांधी को काल्पनिक पत्र लिखने के बहाने उन्होंने विश्व इतिहास का अध्याय दर अध्याय लिख डाला। यह पत्र वास्तव में कहीं भेजी नहीं गई, परंतु इससे विश्व इतिहास का झलक जैसा सहज संप्रेष्य तथा सुसंबद्ध ग्रंथ सहज की तैयार हो गया। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने लोकप्रियता की अलग प्रतिमान रची है, जिस पर आधारित भारत एक खोज नाम से उत्तम धारावाहिक का निर्माण भी हुआ। उनकी आत्मकथा मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी के बारे में प्रसिद्ध महिषी सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना है कि उनकी आत्मकथा, जिसमें आत्म करुणा या नैतिक धृष्टता को जरा भी प्रमाणित करने की चेष्टा किए बिना उनके जीवन और संघर्ष की कहानी वर्णित की गई है, जो हमारे युग की सबसे अधिक उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त नेहरू जी ने अंक गणित विज्ञान दिए, लेख लिखे, पत्र लिखे। इनके प्रकाशन हेतु जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि की एक ग्रंथमाला के प्रकाशन का निश्चय किया। इसमें सरकारी चिट्ठियों, दिग्पत्तियों आदि को छोड़कर अस्थायी महत्व की सामग्रियों को चुनकर प्रकाशित किया गया। जवाहरलाल नेहरू बैंग में नामक इस ग्रंथमाला का प्रकाशन अंग्रेजी में 15 खंडों में हुआ तथा हिंदी के राष्ट्र साहित्य मंडल को इसे 11 खंडों में प्रकाशित किया। तो ये रहा जवाहरलाल नेहरू के कुछ जीवन के बारे में, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले बायोग्राफी कवर करेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद।